हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, हम लोग का इतिहास का टीजीटी पीजीटी का बैच चल रहा है और उसी संदर्भ में आज हम लोग लौह युग के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोगों ने इससे पहले की क्लास में पाषाण युग के बारे में पढ़ा, फिर आगे ताम्र युग के बारे में पढ़ा। हमने आप लोग को पाषाण युग की संस्कृति के बारे में पढ़ाया, आपको बताए कि कैसे पाषाण युग का विभाजन 3 भागों में हुआ, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आगे संस्कृति कैसे आगे बढ़ती है और पाषाण काल से संस्कृति ताम्र पाषाण काल में पहुंचती है और मानव सबसे पहली बार जो जिस धातु का प्रयोग करता है वो कौन सी धातु है? तांबा है। उसी क्रम में आज हम लोग धीरे ताम्र पाषाण काल से संस्कृति भी पहुंचेगी। कहां पर? कांस्य काल में। हम आपको जब सिंधु नदी घाटी की सभ्यता पढ़ाएंगे, हड़प्पा सभ्यता पढ़ाएंगे, उसमें पूरी हम कांस्य की चर्चा करेंगे। तो इसी क्रम में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे पहले तांबे के जो मनुष्य था तांबे से परिचित हुआ, तांबे के बाद फिर वह कांसे से परिचित हुआ और कांसे के बाद फिर उसने लोहे का प्रयोग किया। परीक्षा में पूछा जाता है कि प्राचीन मानव द्वारा प्रयोग की गई धातु का क्रम क्या है, तो क्या बताएंगे? धातु क्रम में तांबा, फिर कांसा, फिर लोहा, यही क्रम है। तो इसको दिमाग में बैठाए रहिएगा कि तांबा में जब टिन मिलाया गया तभी कांसे का निर्माण हुआ। तो कांसे की चर्चा हम करेंगे जब आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाएंगे या हड़प्पा सभ्यता पढ़ाएंगे। आज हम आपको लौह युग के बारे में बताएं। तमाम स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी कि सब लौह युग के बारे में चर्चा करिए। उसी संदर्भ में आज अपना टॉपिक उठाए हैं लौह युग। इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अमूमन जो प्रश्न पूछे जाएंगे सारे प्रश्नों का इस आपके ये आज का जो टॉपिक है उस पर चर्चा कर ली जाएगी। सारे प्रश्नों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और आपको टॉपिक भी समझाएंगे। तो देखिए, शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। देखिए, पहला इसका जो बिंदु है कि ताम्र एवं कांस्य युग के उपरांत मानव ने लौह धातु का ज्ञान प्राप्त किया। कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहले धातु में तांबे का प्रयोग हुआ, उसके बाद फिर कांसे का प्रयोग हुआ। तांबे और कांसे के बाद मनुष्य ने लौह धातु से परिचित हुआ। तो इसीलिए देखिए इसमें कहा गया है कि ताम्र एवं कांस्य युग के उपरांत या पश्चात मानव ने लौह धातु का ज्ञान प्राप्त किया। इसका उपयोग कहां किया? लौह धातु का हथियारों के निर्माण में और कृषि उपकरणों के निर्माण में। देखिए, तांबे का उपयोग हथियारों के निर्माण में नहीं किया जा सकता था, या तो होता भी था वो सीमित पैमाने पे होता था, क्योंकि तांबा एक मुलायम धातु है। कांसे का उपयोग भी बहुत ज्यादा हथियारों के निर्माण में नहीं किया जा सकता था, या कृषि उपकरणों में भी बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। तो क्योंकि देखिए, कृषि कार्य करना है, कृषि कार्य के साथ साथ हथियारों का भी हमको आगे हथियारों का भी उपयोग करेंगे। तो हथियार और कृषि उपकरण लोहे से जो बनेंगे वह ज्यादा मजबूत होंगे और टिकाऊ होंगे। तो इसीलिए आप देखेंगे कि हथियारों के निर्माण में या कृषि उपकरणों के निर्माण में आगे लोहे का बहुतायत प्रयोग किया जाएगा मेरे मित्रों। इसीलिए देखिए, और आपको बताएंगे कि लोहे की खोज के बाद कैसे भारत में बड़े बड़े राज्यों का निर्माण होता है और कैसे एक जो राज्य हैं वो अखिल भारतीय स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। तो देखिए इसमें आपको यही बनाने का प्रयास है कि मानव ने लोहे का प्रयोग तांबे और कांसे की बात किया। अगला देखिए है, सामान्यतः भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। देखिए, इसको समझिए, भारत में जो लोहे का प्रयोग हुआ है वह पूर्व वैदिक काल के अंतिम चरण में या उत्तर वैदिक काल के प्रारंभिक चरण में लोहे के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। पूर्व वैदिक काल का समय क्या है? पूर्व वैदिक काल का जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व नहीं,
1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय है यह पूर्व वैदिक काल का समय है। उत्तर वैदिक काल का समय क्या है? 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व का जो समय है वह उत्तर वैदिक काल का है। तो जो लौह युग का प्रारंभ होता है वो पूर्व वैदिक काल के अंतिम समय में या उत्तर वैदिक काल के प्रारंभिक समय में होता है। इसीलिए हम आपको बताने का ही प्रयास कर रहे हैं कि भारत में जो लौह युग का प्रारंभ होता है वो उत्तर वैदिक काल में माना जाता है। और लौह युग ने, इस लौह युग की जैसे खोज होती है, जैसे ही लोहे का प्रयोग होने लगता है, यह लोहा मानव जीवन में युगांतरकारी परिवर्तन लाता है। महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद वास्तव में आप देखेंगे एक प्रकार से कृषि में क्रांति आ जाएगी। लौह उपकरणों के उपयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी। बड़े बड़े जंगल, बड़े बड़े घने जंगल जिनको साफ करना मुश्किल था, वहां पर इन्हीं लोहे के यंत्रों से, लोहे के हथियारों, लोहे के सामग्रियों से, लोहे के से बने कृषि उपकरणों से उनकी सफाई की जाएगी और उन पे प्रचुर मात्रा में खेती की जाएगी। उसी से जब प्रचुर मात्रा में खेती होगी तो सरप्लस अनाज, अतिरेक प्राप्त होगा और उसी अतिरेक की बदौलत बड़े बड़े राज्यों का निर्माण हो जाएगा। तो ये समझिए कि सामान्य रूप में कि जो लौह काल का प्रारंभ होता है वो 1000 ईसा पूर्व के आसपास होता है। अब देखिए अब ये दिमाग में प्रश्न आप लोग के आएगा कि भारत में लौह जो पुरास्थल हैं वह कहां से मिले हैं। लौह पुरास्थल के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो भारत के उत्तरी भाग में, भारत के पूर्वी भाग में, मध्य एवं दक्षिणी भाग में से अनेक लौह पुरास्थल प्रकाश में आए हैं। इनके उत्खनन के फलस्वरूप, इन स्थलों के उत्खनन के फलस्वरूप अनेक सामग्रियां हमको मिली हैं जो लौह काल के अध्ययन में काफी उपयोगी है। तो देखिए पहले उत्तर भारत की चर्चा करें तो उत्तर भारत के जो प्रमुख लौहकालिक स्थल हैं वह कौन कौन से हैं? अहिछत्र है, आलमगीरपुर है, अतरंजी खेड़ा है, श्रावस्ती है, हस्तिनापुर है और अनेक ऐसे स्थल हैं। तो उत्तर भारत के जो प्रमुख स्थल हैं उसमें हम अहिछत्र का अध्ययन करेंगे, आलमगीरपुर का अध्ययन करेंगे, अतरंजी खेड़ा का अध्ययन करेंगे, श्रावस्ती का अध्ययन करेंगे और हस्तिनापुर का अध्ययन करेंगे। देखिए बेटा सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो भी उत्तर भारत के लौहकालीन स्थल मिले हैं वहां से एक बर्तन का भी साक्ष्य मिला है। वो बर्तन कौन सा है? आपको बताए थे, वो बर्तन है PGW। इसी को कहते हैं चित्रित धूसर मृदभांड। तो चित्रित धूसर मृदभांड के जो साक्ष्य मिले हैं वह लौहकालीन स्थलों के साथ मिले हैं। भारत में जितने भी लौह काल से संबंधित स्थलों का उत्खनन हुआ है वहां से PGW मृदभांड मिले हैं। इसके साथ साथ इन स्थलों से बाड़ागर के साथ साक्ष्य मिलेंगे, लोहे के बाड़ागर के साक्ष्य मिलेंगे, भाले के साक्ष्य मिलेंगे, कुदाल के साक्ष्य मिलेंगे, चाकू के साक्ष्य मिलेंगे, कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिलेंगे और चिमटा के साक्ष्य मिलेंगे। आपको पता है कुदाल का उपयोग कहाँ होगा? जमीन में किया जाएगा, भूमि में किया जाएगा, भूमि को समतल बनाने में किया जाएगा, भूमि को गड्ढा करने में किया जाएगा, जंगलों की सफाई में किया जाएगा। चिमटा का उपयोग आप समझ रहे हैं, महिलाएं चिमटा का उपयोग किचन में करती हैं, उस समय भी इसका उपयोग वही होता होगा। चाकू का उपयोग लोहे के चाकू के प्रमाण मिलेंगे, उसका उपयोग काटने में होगा। कुदाल का उपयोग, भाले का उपयोग यह युद्ध सामग्री है। अब जो भाले बनेंगे वह तांबे के नहीं बनेंगे, कांसे के नहीं बनेंगे, भाले किसके बनेंगे? भाले वो लोहे के बनेंगे। और वाड़ाग्र, बाण के चिन्ह मिलेंगे, ये सब लोहे के बने हुए प्राप्त होने लगेंगे। तो महत्वपूर्ण यह है उत्तर भारत के इन स्थानों से जहां से वाड़ाग्र मिलेगा, भाले मिलेगा, कुदाल मिलेगा, चाकू मिलेगा, कुल्हाड़ी मिलेगा, वहीं से चित्रित धूसर मृदभांड के भी साक्ष्य हमको दिखाई पड़ेंगे। ठीक, अगला देखिए। अब देखिए जो हमारे प्रमुख लौहकालीन स्थल हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से मिले हैं, उसमें हम जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी हैं उनकी हम एक चर्चा करते हैं। तो इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा स्थल है?
हस्तिनापुर है और अतरंजी खेड़ा है। देखिए दोनों स्थल उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में स्थित है। हस्तिनापुर एवं अतरंजी खेड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण लौह युगीन स्थल है। यहाँ से धातु बल के प्रमाण मिलता है, धातु बल एवं भट्टियों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। धातु बल का मिलना यह दर्शाता है कि जो यहाँ का मानव है वह लोहे को गलाकर विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाने में निपुण हो गया था। मेरे बच्चों, जो भी हस्तिनापुर एवं अतरंजी खेड़ा से धातु बल के प्रमाण मिलेंगे, भट्टियों के प्रमाण मिलेंगे, वह बताएंगे कि यहाँ के लोग लोहे को गलाना सीख गए थे। लोहे को भट्टी में डाल के उसको गलाते थे और उसकी सहायता से विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरण या विभिन्न प्रकार के हथियार बनाने में दक्ष हो गए थे। ठीक, अगला देखिए, पूर्वी भारत का जो लौहकालीन स्थल है वह पांडु राजा ढीवी है, पश्चिम बंगाल में है। सोनपुरा है, चिराग बिहार में है। यहाँ से अनेक लौहकालीन उपकरण मिला है और यहाँ से इसके साथ ही साथ लाल एवं काले बर्तन भी मिले हैं। लाल एवं काले मृद्भांड के भी साक्ष्य मिले हैं और इन मृद्भांडों के साथ ही साथ यहाँ से वाराग्र के साक्ष्य, छीनिया के साक्ष्य, कीले इत्यादि के भी साक्ष्य मिलते हैं। अब जो छीनी बनेगी लोहे की होगी, कील जो मिलेगी लोहे की होगी, बाण जो होगा लोहे का होगा। इसके साथ साथ यहाँ से लाल एवं काले मृद्भांड भी मिलेंगे। ठीक, तो अतरंजी खेड़ा हो गया, हस्तिनापुर हो गया, इसके साथ साथ पांडु राजा ढीवी, सोनपुरा हो गया, चिराग हो गया। ठीक, आगे मध्य भारत के जो प्रमुख लौहकालीन स्थल है, मध्य भारत की यदि बात करें तो आपका दिमाग ध्यान चाहिए, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो यहाँ का जो प्रमुख लौहकालीन स्थल है वह एरण है और नागदा है। यहाँ से क्या क्या मिला है ध्यान दीजिएगा। दुधारी कटार के साक्ष्य मिलते हैं बच्चों, दुधारी कटार के साक्ष्य मिलेंगे, कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिलेंगे, चाकू के साक्ष्य मिलेंगे और हंसियों के साक्ष्य मिलेगा। हंसिया का उपयोग फसल को काटने में मानव करता था और चाहे दुधारी कटार हो, चाहे कुल्हाड़ी हो, चाहे चाकू हो, चाहे हंसिया हो, यह सब लोहे के बने हुए थे। ठीक, आगे अब देखिए राजस्थान का जो स्थल है, राजस्थान में एक स्थान है नोह। नोह नामक स्थान है, यहाँ से लोहे का साक्ष्य मिलता है। इसके साथ ही साथ यहाँ से काले एवं लाल मृद्भांडे के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो हस्तिनापुर हो गया, अतरंजी खेड़ा हो गया, पांडु राजा ढीवी हो गया, सोनपुरा हो गया, चिराग हो गया, एरण हो गया, नागदा हो गया, नोह हो गया। इन स्थानों से लौह काल के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से अनेक लौहकालीन उपकरण मिलते हैं जो कि लोहे के बने थे। उसमें जिस धातु का प्रयोग हुआ लोहा होगा। इसी के साथ साथ यहाँ से लाल एवं काले रंग के मृद्भांड भी मिलते हैं। अगला देखिए, जो आलमगीरपुर है यह भी लौहकालीन स्थल है। मांडा है, भगवानपुरा है, रोपड़ है। यहाँ से लौह काल से संबंधित अनेक चित्रित धूसर मृद्भांड के भी साक्ष्य मिलते हैं। कहने का मतलब यह है कि लौह काल का जो मृद्भांड है वह चित्रित धूसर मृद्भांड भी है और लाल एवं काले मृद्भांड भी है। यदि कोई आपसे पूछे कि चित्रित धूसर मृद्भांड का संबंध किस काल से है, तो सीधे बताइएगा कि इसका संबंध लौह काल से है। हम पूर्व वैदिक काल के अंतिम चरण की बात कर रहे हैं या उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं, तो चित्रित धूसर मृद्भांडों का जो संबंध है वह लौह युगीन संस्कृति से है। दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो स्थल है मुख्य रूप से उसमें मल्हार है। मल्हार चंदौली जिले में स्थित है। झूसी प्रयागराज से मिला है। राजा नल का टीला सोनभद्र का है। यहाँ से अनेक यहाँ से अनेक लौह निधियां मिली हुई हैं और यह लोहे की प्राचीनता को कहाँ तक ले जाती है, 1500 ईसा पूर्व तक ले जाती है। तो दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो स्थल मिले हैं लौह युग से संबंधित है, उसमें मल्हार है, झूसी है, राजा नल का टीला सोनभद्र है। ये लोहे की प्राचीनता को मेरे बच्चों 1500 ईसा पूर्व तक ले जाती है। मतलब कहने का यह है इन स्थलों से जो लौह उपकरण मिला हुआ है उसका समय क्या है, 1500 ईसा पूर्व के आसपास का है। महत्वपूर्ण है। इन चर्चों इन तारीखों पे हम चर्चा की है। आगे देखिए
इसके से संबंधित है 4-5 फैक्ट और हैं जो परीक्षा में पूछा जाता है। जो प्रश्न बनेगा वो कहां से बनेगा, इस पे ध्यान दीजिए। देखिए परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि कवच का उल्लेख कहां मिलता है। तो मेरे बच्चों जो कवच का उल्लेख है वह ऋग्वेद में मिलता है। यानी इसका प्रश्न है कवच का उल्लेख ऋग्वेद में है और वह जो कवच था वह लोहे का बना था। अगला जो क्वेश्चन है कि लोहे की तलवारें का उल्लेख कहां मिलता है। तो ऋग्वेद में एक गालो नामक ऋषि है, ऋग्वेद में गालो नामक एक ऋषि है, उनकी चर्चा की गई है। वह जो गालो नामक ऋषि है वह पंचाल नरेश दिवोदास को दासराग युद्ध हुआ था, उसमें वह लोहे की तलवारें उनको दिए थे और लोहे की तलवारें देकर उनकी सहायता किए थे। तो कहने का मतलब यह है कि ऋग्वेद में धातु के रूप में लोहे की चर्चा होने लगती है। इसी प्रकार एक वाजसनेयी संहिता है, वाजसनेयी संहिता में भी लोहे एवं श्याम शब्द का प्रयोग हुआ है और विद्वानों ने श्याम शब्द का अर्थ लोहा माना है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न हैं। और एक बड़ा पॉपुलर प्रश्न है, आपको शुरू में बताए थे कि प्राचीन मानव द्वारा प्रयोग की गई धातुओं का क्रम क्या है। सीधे उत्तर बताइएगा, तांबा है, कांसा है, लोहा है। सबसे पहले मानव ने तांबे का प्रयोग किया, फिर कांसे का प्रयोग किया, फिर लोहे का प्रयोग किया। अगला प्रश्न आप जान ही रहे हैं कि चित्रित धूसर विद्वान का संबंध किस युग से है, किस युग की संस्कृति से है। तो मेरे बच्चों चित्रित धूसर विद्वान या PGW का संबंध लौह युगीन संस्कृति से है। इसके बाद और एक प्रश्न बनता है कि भारत में लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण क्या है। तो भारत में लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है। अतरंजी खेड़ा जो स्थल है वहां से लौह धातु का प्रचलन के प्रमाण मिलते हैं। अंतिम क्वेश्चन इस टॉपिक से कि अतरंजी खेड़ा एवं हस्तिनापुर से धातुमल एवं भट्टियों के प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के किस स्थल से धातुमल एवं भट्टियों के प्रमाण मिले हैं, वह स्थल कौन सा है, वह स्थल अतरंजी खेड़ा एवं हस्तिनापुर है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह लौह काल का था, ये समाप्त होता है। आगे हम जो चर्चा करेंगे वह सिंधु नदी घाटी सभ्यता में करेंगे। धन्यवाद।